कभी सोचा है कि खाने के पैकेट पर लगा एक छोटा सा लेबल पूरे देश में एक राजनीतिक भवंडर खड़ा कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन भारत में हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे एक सर्टिफिकेट ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या। मतलब सरकार ने अचानक से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर इतना बड़ा, इतना सख्त बैन क्यों लगा दिया। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सीधे चलना होगा ग्राउंड जीरो पर। यह सब कुछ शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में नवंबर 2023 में। और देखिए, जो भी हुआ वो बहुत बहुत तेजी से हुआ। जरा सोचिए, 18 नवंबर को सरकार बैन का ऐलान करती है। अगले ही दिन मतलब 19 तारीख को जो बड़ी बड़ी सर्टिफिकेशन बॉडीज थीं उन पर एफआईआर हो जाती है। और 20 तारीख आते आते तो पूरे राज्य में दुकानों पर छापे पड़ने लगते हैं। मतलब एक के बाद एक बहुत ही तेज और निर्णायक एक्शन था ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में है एक शब्द, हलाल सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या चीज। देखिए, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जायज़ या परमिसिबल। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे इस्लामी कानून के हिसाब से इस्तेमाल करने की इजाजत हो। तो ये सर्टिफिकेट एक तरह से एक गारंटी है, एक भरोसा है, खासकर मुस्लिम कंज्यूमर्स के लिए कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो उनके धार्मिक नियमों के मुताबिक ही बना। और यहीं पर यह पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, भारत में जो दूसरे फूड सर्टिफिकेट्स हैं जैसे FSSAI वो सरकार देती है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट वो सरकार नहीं देती। ये पूरी तरह से एक प्राइवेट सिस्टम है जिसे कुछ इस्लामी संगठन और ट्रस्ट चलाते हैं। और सच कहें तो यही बात इस पूरे विवाद के केंद्र में है। तो सवाल ये है कि भरोसे पर चलने वाला ये प्राइवेट सिस्टम आखिर कैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गया। चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सीधा है। मान लीजिए किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर यह लेबल चाहिए तो वो एक प्राइवेट एजेंसी के पास जाती है। वो एजेंसी पूरी जांच पड़ताल करती है, प्रोडक्शन प्रोसेस को देखती है, और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो कंपनी एक फीस देती है और उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो असल में ये एक पेड सर्विस है। शुरुआत में तो ये सर्टिफिकेट ज्यादातर सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स तक ही सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार ने करवट ली और देखते ही देखते ये हलाल का लेबल आपको स्नैक्स पर, दवाओं पर, कॉस्मेटिक्स पर, अरे यहां तक कि कपड़ों पर भी दिखने लगा। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक टैग नहीं रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और हम यहां किसी छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल हलाल मार्केट, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कई ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। कंपनियों का, सर्टिफिकेशन एजेंसियों का, एक्सपोर्टर्स का दाव बहुत बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना पैसा एक ऐसे सिस्टम में हो जो प्राइवेट है और जिस पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं है, तो विवाद तो होना ही था। तो चलिए अब बात करते हैं उन आरोपों की जिनकी वजह से ये पूरा बैन लगा। अब देखिए, इस पूरे मामले को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये एक जरूरी सिस्टम है जो कस्टमर्स को भरोसा देता है और एक्सपोर्टर्स की मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ आरोप यह है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, एक तरह की पैरेलल इकोनॉमी है जो बिना किसी सरकारी देखरेख के फल फूल रही है। और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे, काफी गंभीर थे। जैसे कि फर्जी सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं, मोटी फीस वसूलकर प्रोडक्ट्स को महंगा किया जा रहा है, और कस्टमर्स के भरोसे का गलत फायदा उठाकर एक अनरेगुलेटेड सिस्टम से जबरदस्त मुनाफा कमाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ सबसे गंभीर आरोपों में इस सिस्टम को आतंकवाद और धर्म परिवर्तन जैसी चीजों से भी जोड़ा गया। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि हमारे सोर्सेस के विश्लेषण के मुताबिक इन दावों के लिए अक्सर कोई ठोस, वेरीफाइड सबूत नहीं मिलते, और कई एक्सपर्ट्स इसे एक कॉन्स्पिरेसी थियरी या फिर बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात ही मानते हैं। तो जैसे ही ये बैन लगा, फौरन एक कानूनी और राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं यानी स्टेक होल्डर्स, उनका इस पर क्या कहना था। तो मैदान में मोटे तौर पर 3 बड़े खिलाड़ी थे। सबसे पहले यूपी सरकार। उनका कहना था कि ये बैन जरूरी है क्योंकि ये एक अवैध पैरेलल सिस्टम को रोकता है। दूसरी तरफ थी सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां। उनका तर्क था कि ये बैन गैरकानूनी है और उनके धार्मिक और व्यापार करने के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। और फिर थे विपक्षी दल, जिनका कहना था कि ये एक खास समुदाय पर हमला है और एक विभाजनकारी कदम है। सरकार का पक्ष बहुत ही कड़े शब्दों में सामने रखा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस पूरे सिस्टम का
जिसकी कीमत उन्होंने करीब 25,000 करोड़ रुपए बताई, गलत इस्तेमाल हो रहा था। आतंकवाद, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसी बहुत ही गंभीर गतिविधियों के लिए। और अब ये पूरा मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट फिलहाल इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने सर्टिफिकेशन बॉडीज को जबरदस्ती की कार्रवाई से अंतरिम राहत दी है। मतलब कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी जारी है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ एक फूड लेबल या एक स्टिकर की नहीं है। इस एक विवाद ने देश में चल रही कई बड़ी और कहीं ज्यादा गहरी बहसों को फिर से हवा दे दी है। दरअसल ये हलाल विवाद एक फ्लैश पॉइंट बन गया है। इसके केंद्र में 4 बड़े सवाल हैं। पहला, कंज्यूमर के अधिकार क्या है? दूसरा, मार्केट को कितना रेगुलेट किया जाना चाहिए? तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता की हदें क्या हैं? और चौथा, देश में बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो वो ये है, एक प्राइवेट अनरेगुलेटेड सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि उस पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगने लगे और इसके जवाब में एक जबरदस्त राजनीतिक और कानूनी एक्शन देखने को मिला। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब खाने का एक लेबल किसी देश को बांटने की वजह बन जाए, तो सवाल ये उठता है कि वो लेबल असल में सर्टिफाई क्या कर रहा है।